नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं को सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ। राजगुरु की फांसी कब पड़ी है? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ 26 से 29 मार्च 1931 को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 प्रकार के। भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित विकास को बढ़ावा देना है और यह 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उन सभी के लिए है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, भाग 9 में किया गया। संविधान के भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से लेकर 243 न तक शामिल किया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया है। और पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए निम्न योग्यता को निर्धारण किया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति 10वीं पास होना चाहिए। सरपंच एवं अन्य है जो 8वीं पास होना चाहिए। वह प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनके घर में शौचालय हो। अगला है सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, फारसी। सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की किसने की? ईरानी पद्धति सिजदा का। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस का प्रारंभ किया जिसके तहत क्रमशः दरबार में सिर झुकाकर आना और घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और ये 1938 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा डी, उपभ्रू यानी पेरिगी कहलाती है। चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना उपभ्रू यानी पेरिगी एवं दूर होना अपभ्रू यानी अपोगी कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसके 7 सदस्य देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था जिसका संक्षिप्त नाम बिम्स्टेक था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड था। नेक्स्ट देखते हैं 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? और आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1944 में ली गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय ली गई। विश्व बैंक और IMF कार्य करना 1945 से प्रारंभ किया। नेक्स्ट है अक्षांश का तात्पर्य है। और इसका आंसर हो जाएगा अक्षांश का तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो डी, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं जिसकी संख्या 90 + 90 बराबर कितना होती है? 180 होती है, जिसे डिग्री, मिनट एवं सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है और अक्षांश रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है। अक्षांश रेखा से किसी स्थान का स्थिति का पता चलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है जो 111 किलोमीटर होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉक घूमता है, इसी कारण सूर्योदय पूरब में होता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती
रहती है। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी का। दास कैपिटल के लेखक एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा लिखी और इन्होंने नारा दिया था कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। पहली बार पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की पारित किया गया था और इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? चयन होती है, निर्वाचन होती है, मनोनयन होती है, नियुक्ति होती है। आंसर हो जाएगा नियुक्ति होती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगला है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आंसर हो जाएगा डी, सभी, शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश यूएसए है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आंसर हो जाएगा डी इसका। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रूसो के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया था। काफ़ी बार पूछा जाता है, पुराना बुक, काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा, डिवाइन कॉमेडी दांते द्वारा और पॉलिटिक्स अरस्तु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से। भारत के मानक समय का यमोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर मिर्जापुर से गुजरता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय कितना का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है। साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात होता है। अगला है प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हाजीपुर। प्राचीन वैशाली, जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में हाजीपुर कहलाता है। बुद्ध काल में शक्तिशाली राज्य वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। अगला है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ए, मजहरुल हक ने। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक द्वारा किया गया था। मजहरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे थे। गांधी जी इन्हें देश भूषण कहते थे, इन्हें मजहरुल हक को। इनके समाचार पत्र थे द मदरलैंड। 2 जनवरी 1930 को उनका निधन हो गया। अगला है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ताप विद्युत। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। बिहार ही नहीं है अपितु संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है और देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 67% है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को शिकायतों को समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेश कुमार को। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा की अपरदन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। अपरदन क्रिया के फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता में कमी आती है और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस विभाग में होता है जिसमें, और इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान होता है और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान होता है। चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है और बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। साइनाइट आग्नेय चट्टान है जिससे साइनाइट नीस का निर्माण होता है। अगला है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। आंसर हो जाएगा सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। अवसादी शैलों का निर्माण करोड़ों वर्ष में निक्षेपण से होता है जो परतदार चट्टान होता है। ये कोल एवं जैविक चट्टान होता है। नेक्स्ट है फास्ट फूड प्रायः वसा और खाली स्थान से भरपूर होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, अपूरित कैलोरी। अपूरित कैलोरी। फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होता है।
फास्ट फूड में वो आइटम शामिल होते हैं जिन्हें जल्दी से तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। फास्ट फूड में जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्राई जैसी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6100 किलोमीटर लंबी। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीप समूह सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश संबद्ध हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और भारत की केवल स्थल सीमा से 4 देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अगला है नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है और शेष तीनों नकदी फसलें हैं। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता भी है। चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है और इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद ही कहलाती है। भारत सिंगापुर, श्रीलंका का संसद कहते हैं, रूस का ड्यूमा कहते हैं, जापान को डाइट कहा जाता है। अगला है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंदरी में। भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना 1951 ईस्वी में सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है और भारत का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट, तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विकिरण के कारण। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती है। सूर्य ताप साफ रात में वायुमंडलीय के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का एक मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी घटना को वैश्विक तापमान कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन मध्याह्न के बाद गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र की 90% वर्षा ऋतु के 3 माह में होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और विश्व क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो भाग 3 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार है। समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाया गया कानून को भी समीक्षा कर सकता है और संविधान सम्मत नहीं होने पर रद्द भी कर सकता है। अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय ने किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंधित प्रावधान भी है। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आंसर हो जाएगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है और इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्द्र ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता आर्द्र ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध हो लेकिन वह अपठनीय हो, उसे आर्द्र ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। जिस काल के अध्ययन के लिए लिखित स्रोत नहीं हो उसे प्रोग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया और इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट को लॉन्च किया। चीन का JQ-2 कैरियर रॉकेट कक्षा में सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाली विश्व का पहला मीथेन चालित रॉकेट बन गया है। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ, जबकि सर्वाधिक भूमिदान ब्राह्मण एवं मंदिरों को गुप्त काल में दिया गया। पाल वंश ने बौद्ध धर्म का प्रश्रय दिया। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई और इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया
अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, उसने व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल किन किन धातुओं के बने थे, और इसका आंसर हो जाएगा ए चांदी, चांदी और उसके बाद तांबा का। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल, ये टंका और ससगनी चांदी चांदी का, और जो जित्तल है वो तांबा के बने होते हैं। इल्तुतमिश ने टंका चांदी का, जित्तल तांबा का एवं फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी तुगलामा पद्धति। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण भेरा एवं बजौर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था 1519 ईस्वी में, और 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध किया था बाबर ने इसके तुगलकमा युद्ध की नीति के साथ इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और तब से मुगल वंश की स्थापना हुई भारत में। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सही जवाब हो जाएगा बी 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद है। लोकसभा में 543 सीटों में से 33.3% यानी 181 महिलाओं की सीट आरक्षित रहेगी। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल्स यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि की प्राप्ति की। आंसर हो जाएगा डी कोको ग्राफ। यूएसए ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको ग्राफ 19 वर्ष के द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन में अमेरिका के कोको ग्राफ ने बेलारूस के आरियाना सामलेका को हराया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी इंद्रधनुष अभ्यास। इंद्रधनुष अभ्यास भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका के साथ होता है ब्रज प्रहार, अभ्यास तर्कस और टाइगर ट्रम्प होता है। फ्रांस के साथ होता है गरुड़, वरुण और शक्ति। ब्रिटेन के साथ होता है इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट। स्मार्ट का पूर्ण रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केसर के पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए शुष्क वर्तिकाग्र। केसर के पौधे के वर्तिकाग्र में से केसर प्राप्त होता है, जो सबसे महंगा मसाला है। केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में किस एक रसायन के निकलने से होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी लैक्टिक अम्ल। मनुष्यों में पेशीय क्रिया जैसे दौड़ने, चलने, व्यायाम करने आदि के बाद थकान महसूस होती है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है, जो पेशीय क्रिया करते समय निकलती है एवं थकान का एहसास कराती है। पेशीय ऊतक कोशिकाओं से बनते हैं। पेशीय 3 प्रकार की होती है, रेखित, रेखित एवं हृदय पेशी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा डी 1 किलोग्राम है। अगला है एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। प्रतिक्रिया बल बराबर होगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, और इसका आंसर हो जाएगा बी काफ़ी कम हो जाता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा की बूंदे या पारे के कण गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बाई लंबाई एफ बाई एल होता है। पृष्ठ ऊर्जा बाई क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी आभासी एवं अवर्धित होगा, क्योंकि यू दिया हुआ है -5, एफ दिया हुआ है -15 और भी निकालना है तो 1/f बराबर जो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u होता है। जब वहाँ रख दीजिएगा तो जो
भी का मान होएगा वो 7.5 सेंटीमीटर आएगा। आवर्धन बराबर -v/u होता है, तो 7.5 बटा -5 तो हो जाएगा कितना, 1.5 से बड़ा है एक, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब आवर्धित होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा। अगला है मैग्नीशियम का संगठन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 96% एल्युमिनियम और 4% जो होगा वो Mg होगा। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज तथा बर्तनों के निर्माण में होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारा। पारा एक द्रव धातु है, मिश्रण नहीं है। जल एक यौगिक है। समांग मिश्रण का उदाहरण चीनी या नमक का जलीय विलयन है। वायु एक मिश्रण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी एनाफेज। चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की एनाफेज अवस्था को दर्शा रहे हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक मातृ कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं की रचना होती है। इन दो नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इन संतति कोशिकाओं के गुण मातृ कोशिकाओं के समान होते हैं, तो ये एनाफेज को दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, आंसर हो जाएगा सी आर्कियोप्टेरिक्स कहलाते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे आर्कियोप्टेरिक्स कहलाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी आज विलुप्त हो गया है। शुतुरमुर्ग, कीवी एवं कबूतर पक्षी वर्ग में आते हैं, और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है एवं सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। कीवी एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा बीटा एंड गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए सबसे ज़्यादा जो होगा वो गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। गामा किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है। जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 तथा एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। अगर हम आयनीकरण का सही क्रम कहा जाए तो वो होगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। C14 से सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन होता है, कार्बन 14 से सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा सी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये गलत है। द्रव्यमान गुना त्वरण, संवेग बराबर जो होता है वो mv होता है। m जहाँ द्रव्यमान है और v जहाँ चाल है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना चाल होता है। गति ऊर्जा तो हाफ mv² होता है। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या होता है। अब वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ए रिक्तिका। रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और इसके 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिक धागे। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, कौन कौन, तो आंसर हो जाएगा डी जैविक एवं अजैविक। जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। एक स्थान से विभिन्न जीवधारी भी आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। और अजैविक, इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा आदि। अगला प्रश्न है पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है, आंसर हो जाएगा ए अनुकुंचन। पौधों के फूलों पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन पाए जाते हैं, सिस्मोनॉस्टी, फोटोनॉस्टी, थर्मोनॉस्टी, निक्टिनॉस्टी और थिग्मोनॉस्टी। अगला है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि पुरुष में केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। महिला में यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र क्रोमोसोम्स प्रभावित होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। नेक्स्ट है एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए, आंसर हो जाएगा सी CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। और एल्कीन की बात करें तो CnH2n+2 है एल्केन का, एल्कीन्स का Cn+H2n है, CnH2n है। अगर एल्काइन की बात करें 2n में -2 लग जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी या भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, और वो कौन है, तो वो है D2O। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 20 वर्ष की आयु पर, और इसका आंसर हो जाएगा बी 206 होता है। जन्म के समय मानव कंकाल में औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में मानव कंकाल की हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। मानव शरीर में समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया अनुबंधीय, उपांगीय और अक्षीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है, आंसर हो जाएगा डी L = NH/2π।
हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो एक फार्मूला होता है वो डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर एंड इक्वल टू H/4 पाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस अम्ल को पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए सल्फ्यूरिक अम्ल। उस अम्ल को पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पी बराबर जानते हैं 1/f होता है। पी दिया हुआ है 2 तो बराबर हो जाएगा 1/f, यानी 2f बराबर हो जाएगा 1, f बराबर होगा 1/2 मीटर, यानी 100/2 बराबर 50, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। प्लास्टिक जिनमें खाली स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा डी हरे। प्लास्टिक जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए, सूत्र COCl क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बूझा हुआ चूना ये है, उस पर क्लोरीन प्रवाहित किया जा रहा है तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, उसके बाद जल बनेगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एवं प्रोजेस्टेरॉन भी अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, जो मादा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं? अगर कुल आम x है, उसका 20% जो है इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, तो निकल जाएगा x गुना 20/100 बराबर 35। यहाँ से सोल्व कीजिएगा, x का मान जो हमारा निकल कर आएगा 175 आएगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6 बराबर कितना हो जाएगा? ये सोल्व कीजिएगा तो 1/3 भाग आएगा। कितने भाग? तीनों का एक दिन का कार्य है 1/3 भाग, तो पूरा एक भाग काम करने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 3 गुना, यानी 3 दिन लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले देखना कि 8 संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो 8 और जितना औसत है वो से गुना कर देते हैं तो कुल योग निकल कर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 112। और 6 संख्याओं का कुल योग कितना कर रहा है? तो इसका जो है औसत 16 है, तो 6 गुना 16 कर देंगे, निकल कर कितना आएगा? 96 आ जाएगा। अब 2 हमारे संख्या है, बचे 2 संख्या, उसका कितना औसत होगा? तो जो हमारा 112 आया है उसमें से 96 घटा देंगे तो 2 संख्याओं का योग निकल जाएगा, उससे 2 से अगर हम भागा दे देते हैं तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/2 बराबर 8, यानी आंसर जो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब एवं स ने क्रमशः 1.6 लाख रुपये, 4.8 लाख रुपये एवं 0.8 लाख रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में हुए 1.17 लाख रुपये के लाभ में से आकर लाभांश क्या होगा? अब तीनों ने लगाया कितना? 1.6 अनुपात 4.8 अनुपात 0.8 लगाया, यानी किस अनुपात में? इसे सोल्व कीजिएगा तो 2/6:1 आएगा। अनुपातों का योग कितना हो गया? तो ये हो गया 9। अब कह रहा है आ का अभीष्ट लाभांश क्या है? शुरुआत वाला, तो ये तो लगाया था 2 और टोटल 9 है, तो 2/9 और कितना है लगाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना में मतलब हो, इसका आंसर हो जाएगा लाभ में निकालना है 1.17। तो जो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 26,000। तो सही आंसर हो जाएगा सी। लाभ में देखना है, 2 लगाया है अनुपात में, टोटल 9 है, लाभ कितना था? 1.17। अगला प्रश्न है, एक गोले तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या r है। यदि दोनों के आयतन समान हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? दोनों की त्रिज्या भी r है और उसका कह रहा है कि आयतन भी समान हो, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन बराबर क्या होता है? तो इसका होता है 4/3 πr3। और बेलन की आयतन जिसकी ऊंचाई h है, बेलन का आयतन क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा πr² h, जहाँ पर ऊंचाई h हो, बेलन के आयतन।
अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये इक्वल है। तो यहाँ से हमारा है कि एच का मान निकल कर आ जाएगा। अब वो आर के फॉर्म में आएगा, आर जहाँ पे त्रिज्या है, तो हो जाएगा 4/3 आर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दिया हुआ क्या है कि एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो माना 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है। अब करा एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा, तथा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/15 हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत बराबर हो जा रहा है विक्रय मूल्य जो है माइनस क्रय मूल्य बटा कितना, क्रय मूल्य गुना 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये निकल कर जो हमारा आएगा वो 40% आएगा। इतना का आप सोल्व कीजिएगा तो निकल कर आएगा 40%। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। तो 12 वयस्क बराबर कितने हैं, 20 बच्चे हैं, यानी 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे। अब कह रहा है 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं, लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क। तो टोटल तो चढ़ना है कितने, 20 बच्चे। तो 15 बच्चे तो हो गए, अब बच गए 5 बच्चे और। 5 बच्चे के जगह पर अगर वयस्क रखते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 वयस्क और। तो प्रश्न में है कि कितने वयस्क चढ़ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल 20 ही बच्चों चढ़ सकते हैं इस लिफ्ट में। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। तो आइए कैसे सोल्व करना है कि कमरे का पहले आयतन निकाल लेना है। तो कमरे के आयतन बराबर होता है 10 गुना 8 गुना 3.3, यानी लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कितना हो जाएगा, तो 264 घन मीटर। अब व्यक्तियों की अभी संख्या कितना होगा, तो 3 घन मीटर एक को चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और निकल कर जो हमारा आएगा वो 88, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 से 12 कम 88। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है। यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष हो तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगा। माना कि रमेश की पत्नी की आयु x वर्ष है, रमेश की आयु क्या हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि पुत्र की आयु 5 गुनी है, पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है, यानी पुत्र की जो आयु हो जाएगी गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगा कितना, x/5। प्रश्न में कह रहा है कि x/5 जो पुत्र की आयु उससे 3 साल पहले उसका उम्र क्या था, 4 साल था। तो x का यहाँ मान सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष किसका आया, पत्नी का आया। 5 वर्ष बड़ा है रमेश, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर और मैदान की लंबाई 80 मीटर है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया हो तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने रुपये खर्च आएंगे। तो मैदान की चौड़ाई सबसे पहले निकाल लीजिए। चौड़ाई बराबर जो हो जाएगा वो 4800/80 कर देंगे, क्योंकि लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ, तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा 60 मीटर। अब मैदान का परिमाप क्या होगा, तो 2 गुना 80 + 60 बराबर कितना हो जाएगा, 280 मीटर। और 1 मीटर लगाने में 1000 खर्चा है, तो 280 मीटर लगाने में कितना खर्चा होगा, 280 गुना 1000 बराबर 280000, यानी 2,80,000 रुपया, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 777 रुपया ए, बी, सी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ए को बी से आधा मिलता है तथा बी को सी से आधा मिलता है, तो सी को कितना रुपया मिलता है। तो माना कि सी को क्या है, 100 रुपया मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, x/2 मिलता है, और ए को कितना प्राप्त होगा, x/2 के आधा बराबर x/4 हो जाएगा। अब a + b + c बराबर 777, यानी x + x/2 + x/4 बराबर कितना है, 777 है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का मान जो निकल के आएगा वो 444 आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं की एक लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ कह क्या रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पर आधार 2 दिया हुआ है और बराबर भुजाओं की लंबाई 4 दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल बराबर निकालते हैं। क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 गुना √4b² माइनस a²। a के जगह पर 2 दिया हुआ है, 4 है ये है, और b के जगह पर जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो हमारा इस तरह का इक्वेशन बनेगा। तो हो जाएगा कितना? 1/2 √60, जब हॉल कीजिएगा तो 2/2 √15 हो जाएगा, बराबर √15 आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा b √15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, मिस्टर टेलर अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगर वह 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो जाती है। मिस्टर टेलर की घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा? तो d बराबर एक फार्मूला होता है S1 × S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर। समय का अंतर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो निकल जाएगा 10 गुना 12/12 माइनस 10, समय का अंतर था 10 और बटा 60 घंटा में हो जाएगा। तो इसका जो निकल कर आएगा वो 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि को एक व्यक्ति 5 सेकंड बाद सुन पाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस ध्वनि को 6 सेकंड के बाद सुन पाता है। दोनों व्यक्तियों के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या होगा? अगर ध्वनि 300 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 5 सेकंड बाद सुनता है तो कितनी दूरी पर होगा? तो 5 गुना 300 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1800, कितना हो जाएगा? 5 या 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा है। अब कह रहा है कि ध्वनि उत्पन्न स्थल से दूसरे व्यक्ति को 6 सेकंड बाद, यानी 300 गुना 6 बराबर कितना होगा? 1800 मीटर। तो ये 1800 और वो 1500, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 1800 माइनस 1500 बराबर 300, यानी 0.30 हो जाएगा किलोमीटर। 0.30 किलोमीटर हो जाएगा। इन दोनों की न्यूनतम दूरी है। अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो 1.5 किलोमीटर वो है और ये 1.8, तो अधिकतम जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 3.3 किलोमीटर। इसका जो ऑप्शन में है ये कहीं पे नहीं है, अधिकतम 3.3 और न्यूनतम 0.30, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो टेन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? P/H है। यहाँ पर दिया हुआ 3/5, अब b नहीं दिया है तो b निकालेंगे, √5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर से। तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। P कितना दिया हुआ है? 3, B दिया हुआ है 4, तो आंसर हो जाएगा 3/4, C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 39 तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। योग जो बता रहा है 39 तथा वर्गों का जो अंतर है वो 273 है। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? तो प्रश्न में है x + y बराबर 39 और x² माइनस y² बराबर है 273। x² माइनस y² का लिख सकते हैं क्या? x + y इंटू x + y बराबर 273। तो x + y बराबर दे रहे हैं 39, तो x + y बराबर हमारा निकल कर क्या आ जाएगा? x + y बराबर दिया हुआ है 39, तो x - y बराबर निकल कर हमारा जो आ जाएगा x - y, यहाँ पर 39 रखेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x - y बराबर हो, यहाँ पर माइनस है, x - y बराबर हो जाएगा 273/39। तो x - y बराबर हो जाएगा 7, और x - y बराबर 7 और x + y बराबर 39 दिया हुआ है। तो यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो x का मान जो निकल के आ जाएगा वो 23 निकल कर आ जाएगा, और y का मान निकल के आ जाएगा वो 16। और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 23, तो आंसर हो जाएगा बी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो तीनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 मिनट में टंकी कितना भरेगा? तो हो जाएगा 1/20 + 1/30 माइनस 1/60, क्योंकि जो कह रहा है कि 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप है जो 1 घंटा में खाली करता है, यानी 60 मिनट में खाली करता है। तो हमारा जो निकल कर रहेगा इससे सोल्व करेंगे तो 1/15 आ जाएगा।
अतः पूरी टंकी को भरने में समय कितना लगेगा, तो 15 मिनट लगेगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 900 रुपये की कुल मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। तो ए का जो कार्य है वो 10 है, बी का 12 और सी का 15 दिन में ख़त्म करते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो 60 होगा। इसका कार्य क्षमता 6, ए का बी का कार्य क्षमता 5 और सी का 4 है। कुल कार्य है कितना, 60 है कुल कार्य, और ये सब क्षमता 6, 5, 4 है। अगर कार्य समाप्त करने में लगा दिन कितना होगा, तो 60 बटा पूरा क्षमता को अगर जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15, तो टोटल होगा 4 दिन, यानी कितने लगे, 4 दिन लगे। अब 6 + 5 + 4 बराबर कितना रुपया मिला है, 900 रुपया मिला है, यानी 15 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपया। अब बी को मिला राशि कितना, बी के कार्य क्षमता है 5 है, तो 5 × 60 बराबर 6 × 5 = 30, यानी 300 रुपया मिला है बी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2 के पावर z गुना 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 तो z का मान क्या होगा। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा इस तरह, 2 के पावर z बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1/5 बटा 8 के पावर 1/5। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो होगा 2 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 3 बटा 1 के पावर 5, यानी 2 के पावर 1/5 बटा 2 के पावर, ये 3 चला जाएगा तो 3/5। इसे और सोल्व कीजिएगा तो 2 के पावर 1/5 माइनस हो जाएगा कितना, फिर से देख लीजिए, इधर सोल्व कीजिए, 2 के पावर 1/5 माइनस जो -3/5 ये वाला है जो ऊपर चला जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा तो जो निकल कर हमारा आ जाएगा वो 2 के पावर -2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सोल्व कीजिए, 2 के पावर -2/5 आ जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेड का मान वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि करने पर 12000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 2000 के किया गया तो 12000 हो गया था। अमित का पूरा वेतन कितना था, तो वो था 10000 रुपया। अब वृद्धि कितना हुआ था 2000, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 2000 गुना 100 बटा 10000 कर देंगे, सीधे निकल जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा ए। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो माना कि लड़कियों की संख्या x है, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो x + 25 होंगे। और छात्रों के कुल वजन कितना है एवरेज, तो 38 है, तो गुना 38 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लड़कों के कितना है, तो 25 गुना 42 है, क्योंकि 25 छात्र है और एवरेज 42 है। और लड़कियों का कितना है भाई, तो x गुना 33, x गुना 33 है। ये दो हमारे पास निकल कर आ गया है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि x जो है + 25 टोटल मतलब लड़के, उसका जो 38 है ये बराबर होगा किसका, 25 गुना 42 + 33 गुना x। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान निकल के आ जाएगा वो 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या है, तो वो है 20 लड़कियाँ। नेक्स्ट है, एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है। गोल मेज की जो है वो परिधि है 88 मीटर। इस मेज की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि 88 है तो 2πr बराबर 88 दिया हुआ है। r के मान यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। अब मेज की सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr² होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, r 14 हम निकाले हैं, गुना 14 कर देंगे और सोल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 616 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 के रिपीट किया जा रहा है और ये कब तक है, तो 98 तक है। अब पूछ रहा है 98वां पद क्या होगा। तो अगर हम 4 को रिपीट करेंगे, 98 से भागा दे देंगे 4 में, कितना 96 तो कट जाएगा, +2 आएगा। 96 पूरी कट जाएगा, +2 पद बच जाएगा। कौन कौन, 57वां और 58वां। तो 96 तक जब रिपीट करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, ये 4 आएगा। लेकिन 57वां कितना आएगा, 1 आएगा, फिर से शुरू होगा, 58वां 2 आएगा। तो 58वां जो पद होगा वो होगा 2। आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3 -1 बटा 10.3 गुना 10.3 + 10.3 + 1 का मान क्या होगा। तो ये किस फॉर्म में है वो देखना है। तो ये है AQ - BQ के फॉर्म में, क्योंकि 10.3 को हम
क्यू लिख देते हैं, 1 के भी क्यू लिख देते हैं। और इसे अगर हम लिख सकते हैं 10.3 के स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको कर देते हैं 10.3 के ही गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जो बन के आ गया है फार्मूला वो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, और ये नीचे तो है ही हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। जब हम इसे तोड़ते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के, तो हमारा जो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। फिर से देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। हमारा नीचे भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये नीचे वाला तो इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा हमारा ए माइनस बी, यानी 10.3 माइनस 1, क्योंकि बी के जगह पर क्या है 1 है, तो आंसर हो जाएगा 9.3। तो सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। इसका क्या होगा 0.8, इसका होगा 0.714। अगर हम इसकी बात करते हैं 0.77 और इसकी बात करते हैं 1.16, तो सबसे छोटी 5/7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक लड़की की फ़ोटो की ओर इशारा की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भतीजी या भांजी का संबंध है। आप इसे बना लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का है, क्योंकि जो फोटो में लड़की की माँ रोहित की माँ की इकलौती बेटी है, इसका आशय यह हुआ कि फोटो वाली लड़की रोहित की भांजी है। जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है, उसी प्रकार स्पोर्ट का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा डी, प्लेयर से है। अगला है जिस प्रकार न्यायालय शब्द का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार स्कूल शब्द का संबंध किससे है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा से है। जिस प्रकार न्यायालय का न्याय से है, उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षरों को क्रम को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन कौन अक्षर आएंगे, ये बताइए। एल से एम गया है, क्या है, एल से एम गया है, +1 है। एक्स एम से कहाँ गया है, एन गया है, ये भी +1 है। और एन से ओ गया है, ये भी +1 है। तो ओ से जो है +1 जाएगा, वो क्या बनेगा, तो पी बनेगा। क्या बनेगा, पी बनेगा। ठीक उसी तरह एक्स से टी गया है, एक्स से टी गया है, -4 हुआ है। और टी से पी गया है, ये भी -4। जो बीच वाला है वो -4 जा रहा है, तो एल से -4 जाएगा, वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा एच बनेगा। ठीक इसी तरह अगर हम आर का है तो इसमें प्लस का चल रहा है। एक्स से एफ से जे गया +4, जे से एन गया है +4, एन से आर गया +4। आर से अब क्या जाएगा, तो +4 जाएगा, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा भी। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा ए, PHV। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर और बाईं ओर छठा अक्षर होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी होगा, क्योंकि कह रहा है कि दाएं से 19वां, दाहिने से 19वां जो होगा वो होगा एच होगा। और उसके बाद कह रहा है दाहिने छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर क्या होगा, छठा अक्षर। तो छठा अक्षर जो निकल कर आएगा यहाँ से वो हो जाएगा बी। तो सही आंसर हो जाएगा डी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कितने छात्र थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 55, क्योंकि उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितना है, 16 + 29 - 1 = 44 और +6 इधर हुआ, 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया और 5 उत्तीर्ण हुआ, तो टोटल हो गया 55। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, और पुनः फिर वो बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। पुनः बाएं मुड़कर वह कितना चलता है, वह 60 मीटर चला। बिंदु टी पर पहुंचा, वह बिंदु एस से किस दिशा में और कितना दूर पे है। तो किस दिशा में है, तो ये दिशा पश्चिम में है, लेकिन दूरी दिखाना है। तो 50 नीचे चला था, ऊपर 60 है, तो 10 का हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मीटर पश्चिम।
एक कूट भाषा में को लिखते हैं बी, बी को लिखते हैं सी, सी को लिखा जाता है डी इत्यादि कूट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखेंगे? तो एस को लिखेंगे टी, एम को क्या लिखेंगे? तो एन, और ए को लिखेंगे बी, आर को लिखेंगे एस और टी को लिखेंगे ई, यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टी एन बी एस यू। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अक्षरों का क्रम बदले बिना उस अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द इनएक्टिव से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इनएक्टिव से बनाए जाने वाले शब्द 3 हैं। एक तो बनेगा इन, दूसरा बनेगा एक्ट और तीसरा बनेगा एक्टिव। ये 3 शब्द बनेंगे, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है इस तरह, तो उसी तरह मेडिसिन को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह लिखा गया है। पहला सी का क्या किया है, प्रथम और अंतिम अक्षर, पहला सी किया और अंतिम अक्षर आर को कोई यथावत जगह बदल दिया गया है तथा अन्य अक्षर को उसके परिवर्तन किया गया है, एक बड़ा करके उसको परिवर्तन किया गया है। देखिए किस तरह, तो सी और आर को बदल दिया गया है, यानी सी को जो यहाँ पर है इधर लेके चला गया है और आर को जो है इधर रख दिया है। ये दोनों तो ऐसा किया है। उसके बाद ओ को एक बढ़ा के लिख दिया। अगर पी है, जैसे ओ है तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा और इसके अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पर ओ को लिखा गया है, ओ को बढ़ा देंगे तो पी होगा। इसी तरह एन किसका बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तो ये बढ़ा है एम के, तो एक तिरछे कर एक बढ़ा के लिखा गया है। इसी तरह मेडिकल को अगर हम लिखते हैं, मेडिसिन को लिखते हैं, तो एम के ये रख देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर एम रख देंगे, ई के जगह पर एम रख देंगे और ई को क्या लिखेंगे, यहाँ पर एफ लिख देंगे। उसी तरह डी को अगर हम बढ़ा के लिखते हैं तो ई लिखेंगे। उसके बाद अगर हम आई की बात करते हैं तो जे लिखेंगे। उसी तरह सी के लिखेंगे तो इधर डी लिखेंगे। इस तरह लिखते अगर हम चले आएंगे तो हमारा जो बन के आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 111 से 113 तक सूचना पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 लड़कियां एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। सुमन लता तथा आशा के बीच है, ममता लता के दाहिने हैं। किस तरह बनकर आएगा, तो इस तरह एक बनेगा। यहाँ पर अगर हम लता को रखते हैं तो यहाँ पर ममता को रख लेते हैं, यहाँ को रजनी को, यहाँ आशा को और यहाँ सुमन को रख लेते हैं। अब प्रश्न में करा, यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल ले तो रजनी के बाईं ओर चौथी लड़की कौन सी होगी? ये प्रश्न में कह रहा है बदलने पे, तो जो होगा तो होगा सी, आंसर सी आशा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, मेनली ये हमारा बन के आएगा डायग्राम। यदि रजनी एवं आशा अपने स्थान बदले तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट है कि विकल्पों में से ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, यदि 5वीं लड़की रजनी है तो आशा के बाएं कौन सी खड़ी है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रजनी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि श्रृंखला इस तरह के पहले और दूसरे अंक अदल बदल दिया जाए, उसी प्रकार तीसरे और चौथे अंक को और 5वें छठे को अंक बदल दिया जाए इत्यादि, तो दाएं से 7वां अंक क्या होगा? तो आइए पहले देखते हैं बदलने के बाद क्या होगा। बदलने के बाद जो हमारा आएगा अंक वो होगा 9, 5, 1, 8, 2, 3, 4, 7, 8, 3। 7वां अंक कौन होगा? दाएं से 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दाएं से 7वां जो होगा वो 8 नंबर, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रकाश बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद वो क्या होता है, वो बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु O पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी होगी? तो 40 ये दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा √40 के स्क्वायर माइनस 30 के स्क्वायर बराबर 50 के स्क्वायर। लेकिन 50 के स्क्वायर किधर होगा, तो इस साइड है, यानी वो दक्षिण और पूरब हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कौन इनमें से डिफरेंट है ये देखना है। J से M है +3 है, M से K -2 है, K से L +1 है, यानी शुरुआत में +3 फिर -2 +1। अगर सेम देखा जाए तो इसमें भी +3 -2 +1 का सीरीज लग रहा है। इसमें देखते हैं तो A से C गया है +2, यानी पहले ही नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें भी +3 -2 और -1 का सीरीज चला है, X से Y गया है +1 है, +3 -2 और +1 का सीरीज चला है इसमें भी, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से क्या है, तो सभी प्रबल आंधियाँ का नाम है जबकि वोल्केनो ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। टोरंटो, हरिकेन, साइक्लोन सभी जो है ये आंधियाँ हैं, लेकिन वोल्केनो जो है वो ज्वालामुखी है, तो आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, क्योंकि विकल्प ए को छोड़ अन्य सभी आकृतियों में बाहर की डिजाइन में अंदर की डिजाइन से एक कम भुजा है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं 120 से 122 तक। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार प्रथम आकृति में दूसरी में डिजाइन घड़ी की सुइयां के चलने से विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाती है, उसी प्रकार तीसरी में चौथी आकृति में भी होगा। तो इसका जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी आसान होता है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। कलाई हाथ, उसके बाद क्या होगा, पैर, और इसका आंसर हो जाएगा सी, टखना। जिस प्रकार कलाई हाथ का अगला भाग है उसी प्रकार टखना पैर का अगला भाग है। CDE, BWX, FGH क्या है, तो CD अगर हम यहाँ पर लिखते हैं VWX, तो यहाँ पर से विपरीत अक्षर C का क्या होता है, X होता है, E का विपरीत अक्षर V होता है, D के विपरीत अक्षर W होता है, तो इस तरह लिखा हुआ है। इसी तरह FGH है, तो F के विपरीत जो होगा वो U होगा, और H के विपरीत जो होगा S होगा, और G के विपरीत T होगा, वो बीच में होगा, तो STU हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को तर्कयुक्त क्रम में आयोजित करें। तो आइए सबसे पहले क्या होगा, हो जाएगा वो क्लॉथ, जो सबसे पहले होगा वो क्लॉथ होगा। दूसरा में वो टेलर के पास जाएगा। तीसरा में क्या होगा, उसमें नीडल लगेगा, और चौथा जो है वो स्टिच लगेगा, और पांचवा जो है वो मतलब ड्रेस बन जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा बी, 2 5 3 1 4। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह ज्ञात करें जिसमें वही गुण हो जो नीचे दिए गए संख्याओं में है। आइए देखते हैं क्या क्या संख्या दिया हुआ है। 679 कैसे लिखा गया है, तो 679 की हम बात करते हैं तो 26 के स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 679। उसी तरह अगर हम 124 की बात करें तो वो लिखा गया है 11 के स्क्वायर प्लस 3। 964 लिखा गया है 31 के स्क्वायर प्लस 3। 444 लिखा गया है कितना, तो वो हो जाएगा 21 के स्क्वायर प्लस 3। अब आगे देखना है कि क्या होगा, तो इसे देखिए कि किस प्रकार है, 26 11 31 21। अगला जो होगा वो 15 के स्क्वायर प्लस 3 अगर हम करते हैं 15 के स्क्वायर प्लस 3, तो हमारा ये ऑप्शन में मैच कर जा रहा है कितना, 228। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न में वह विकल्प ज्ञात करें जो श्रेणी को पूरा करता हो। 16 16 50 84 118 152 है। तो यहाँ देखिए क्या किया है, 16 गुना जो है 1 किया गया है, 16 गुना 1 प्लस 0 16 है, ये आया है। दूसरा में क्या गया है, 16 गुना 3 प्लस 2 किया गया है, 16 48 2 50। चौथा 16 गुना 5 प्लस 4 किया गया है 84। यानी जो है 1 3 5 7 इस तरह चल रहा है, यहाँ 0 2 4 6, यानी यहाँ 2 2 के अंतर इवन में चल रहा है और यहाँ ऑड में चल रहा है। तो लास्ट वाला जो होगा वो 152 के बाद वाला जब होगा कि क्या आ जाएगा, तो 16 गुना 11 प्लस 10 जो करेंगे तो निकल कर आएगा 186, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस तरह का एक सीरीज दिया हुआ है, क्या किया गया है, पहला को खिसका के क्या कर दिया है, चौथा पे रख दिया गया है। दूसरा को खिसका के पहला पर रख दिया है। तीसरा को खिसका के 3 पे रख दिया है, और चौथा को खिसका के क्या कर दिया है, दूसरा पर कर दिया। ठीक उसी तरह अगर हम इसको चौथे पर कर देते हैं यानी लास्ट में हमारा जी होगा। दूसरा को खिसका के पहला पर कर देते हैं यानी पहला वाला अक्षर ए होगा। ए और जी का ये दोनों ऑप्शन है, ये हो जाएगा। तीसरा को खिसका के तीसरे पर रखने दिया है यानी ई ही रहने दिया है, बाकी यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सी इजी हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आइए ये किस तरह की सीरीज है। पहले स्तंभ में क्या किया गया है कि 1 गुना 7 माइनस 4 बराबर 3 लिखा गया। 1 गुना 7 माइनस 4 बराबर 3 लिखा गया। उसी तरह अगर हम दूसरे को देखें तो 3 गुना 8 24 माइनस 4 बराबर 20 लिखा गया है। इसी तरह ये गुना करते हैं 9 गुना 4 9 4 36 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 32। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृतियों को अध्ययन करके वह क्षेत्र ज्ञात करे जो रोगी को अस्पताल में प्रदर्शित करे परंतु वह बिना डॉक्टर के हो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो वो हो जाएगा 128 नंबर की हम बात करते हैं तो हो जाएगा 2।
ये जो 2 है कि परंतु वह बिना डॉक्टर को, वैसा करके वह क्षेत्र ज्ञात करे जो रोगी के अस्पताल में प्रदर्शित करे परंतु वह बिना डॉक्टर हो, वो डॉक्टर नहीं हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो हो जाएगा 2, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि मास्टर का कूट जो है वो OCVWIB हो तो क्रेडल का कूट क्या होगा। ये किस तरह है, M से O गया है, M से O गया है, +2 है, A से क्या गया है, C गया है, ये भी +2 है, शुरुआत का 2 +2 है, फिर बाद में +3 है और लास्ट वाला +4 है। उसी तरह इसका लिखते हैं, शुरुआत के +2 लिखते हैं तो C के बाद क्या होगा, E होगा, R के बाद क्या होगा, T होगा। अगर 3 प्लस करते हैं तो A से D होगा, D से G होगा, लास्ट वाला 4 L से P और E से I करेंगे, आंसर निकल कर हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा A। नेक्स्ट है, यदि कैरियर को इतना प्रदर्शित करें तो मंकी को इतना, तो इस तरह को किस तरह प्रदर्शित करेंगे, ये डायरेक्टली लिख लीजिएगा, काफ़ी आसान है, आंसर हो जाएगा B। यदि 8 × 4 42, 6 × 5 32.5 इस तरह है तो क्या होगा, 2 × 3। तो ये देखिए किस तरह लिखा हुआ है, पहले क्या किया गया है, हाफ गुना 8 करते हैं और हाफ गुना से ये करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, इस तरह 4 2 लिखा गया है। ठीक, अगर 6 5 में करते हैं तो 3 हो जाएगा और इसका 2.5 हो जाएगा। 9 को करते हैं तो 3 और 1 हो जाएगा, हाफ करते हैं इसको, हाफ 4.5 और ये हो जाएगा, सॉरी 9 के हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के अगर हम हाफ करते हैं तो 4.5 और 2 के हाफ करते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी 1 डायरेक्ट वैसे ही लिख देना है। 2 के हाफ करेंगे तो 1 लिख देंगे, 3 के हाफ करेंगे तो 1.5 लिख देंगे, यानी 11.5 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो शब्द बिलीवर के अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, लिबरल नहीं बन सकता, क्योंकि दिए गए मूल शब्द में अक्षर A नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा ऐसा है जो शब्द इतना साइकोलॉजी के अक्षरों से बन सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा D, स्कूल। स्कूल शब्द दिए गए अक्षरों से बन सकता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प की आकृति में नीचे दी गई आकृति निहित है, अब बताना है कि कौन सा घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, इसमें ये जो आकृति है वो निहित है, ये देखिए यहाँ पर है, निहित है, तो आंसर हो जाएगा B। अगला है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। बच्चे स्वभाव से अज्ञानी होते हैं, बच्चे स्वभाव से अज्ञानी होते हैं, लता बहुत अज्ञानी है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखना है। तो लता बच्चा है, ये सही है, कथन के अनुसार बच्चे स्वभाव से अज्ञानी होते हैं और लता बहुत अज्ञानी है, इससे स्पष्ट होता है कि लता बच्चा है, लता बहुत अज्ञानी है, लता बच्चा है। नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं के, आंसर हो जाएगा ये, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 25 तथा उनके वर्गों का अंतर 7 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न में कह क्या रहा है कि x² + y² बराबर 25 और x² - y² बराबर कितना है, 7 है, तो हो जाएगा 2x² बराबर 32, x बराबर 4 और y बराबर 3, तो संख्याओं का गुणनफल 4 या 12, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि कागज़ के एक टुकड़े को निम्नतः मोड़कर उसमें एक छेद कर दिया जाता है, तो अगला जो हमारा है वो फिगर किस तरह बनेगा वो देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C, ये फिगर हमारा निकल कर आएगा। नेक्स्ट है, यदि 35 - 10 72, 20 - 12 42.4 है तो ये किस तरह है, तो 44 - 5 क्या हो जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं 35 - 10 को किस तरह लिखा है। अगर हम 35/5 करते हैं और 10/5 करते हैं तो क्या होगा, 35 हो जाएगा 7 और 10 को 5 से भागा नहीं 2, तो ये 72 इस तरह लिखा गया है, यानी दोनों में 5 से भागा दिया है। इसमें 5 से देंगे और इसमें 5 से देंगे तो क्या होगा, ये तो 4 लिखा गया है और इसमें 12 में 5 से देंगे तो 2.4 होगा। 120 अब 20 में देंगे तो अगर 5 से देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24, 5 से देंगे तो 4, यानी 244 लिखा हुआ है। ठीक, 44 अब 5 में 5 से देंगे और लिखेंगे डायरेक्ट तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 8.8 हो जाएगा। 5 से इसमें देंगे तो 1 मरतबे, तो ये हो 8.81, आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद राजेश पूरब की ओर मुड़ गया है। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद पूरब की ओर मुड़ गया है। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद राजेश पूरब की ओर मुड़ गया तथा 10 किलोमीटर दूरी चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। चलने के स्थान में से अब वह कितनी दूरी पर है।
पहले 2 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर वो ये चला वो 10 किलोमीटर। अब वो कितने दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। आइए देखते हैं कैसे लिखा गया है। तो पहला लिखा गया है ये और ये के गुना करने पर, यानी ये जो 8 है वो 4 गुना 2 करने पर है। 7 जो लिखा गया है वो ये सब के जोड़ का, यानी 0 + 2 + 4 + 1 के जोड़ के लिखा हुआ। 6 लिखा गया है ये और ये गुना करके, यानी 3 गुना 2 करके 6 लिखा। सेम इसी में 5 गुना 1 5 लिखा हुआ है। 6 हो जाएगा 2 2 4 1 5 6, और 0 है 2 गुना 0 बराबर 2 गुना 0 बराबर 0। सेम इसी तरह है 3 दूना 6 यहाँ पर लिखाएगा, और 3 2 5 2 7 1 8 लिखाएगा, और 3 3 9 लिखाएगा, 6 8 9 लिखाएगा, 6 8 9, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अक्षर समूह में THAT कितनी बार आया है, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो देखना है कि कितनी बार आया है। एक बार तो ये आया है, उसके बाद एक बार ये 2 हो गया, तीसरा बार की अगर हम बात करते हैं तो वो आया है यहाँ पे। अगर चौथे बार की हम बात करते हैं तो आया है कहाँ पे, THAT कहाँ पे आया है, यहाँ पर अगर हम कहा जाए तो THAT हुआ यहाँ पर आया है, और एक यहाँ पर आया है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 5 बार, आंसर कितना हो जाएगा 5 बार आया। नेक्स्ट प्रश्न है यदि m बराबर 13 Cn बराबर 18 तो NE Ck बराबर क्या होगा। तो m 13 है, Cn को क्या लिख सकते हैं 3 + 1 + 14 18 हुआ, यानी जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल अक्षर है उसी के स्थानीय मान के बराबर के है। तो n का हो जाएगा 14, E के 5, C के 3 और 11 हो जाएगा K के। अगर इसे जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 33। क्या आ जाएगा 33। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लोअर को इस तरह लिख सकते हैं तो एंड को इतना लिखे तो उसी भाषा में बियर को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो F को P, L को M उसी तरह लिखेंगे, तो बियर को TVQX लिखेंगे, आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में इस तरह लिखा हुआ है तो गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, इस तरह हम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है प्लस का अर्थ जो क्या है भागा, माइनस का अर्थ गुना। अब भागा का अर्थ माइनस हो तो गुना का अर्थ इतना इतना, तो ये किस तरह होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A 39 होगा। और इससे पहले वाला अक्षर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि I से क्या है R लिखा हुआ है, यानी विपरीत अक्षर लिखा गया है। A से Z है विपरीत है, M से N है विपरीत अक्षर लिखा गया है। उसी तरह गुड के अगर विपरीत G के करेंगे तो T होगा, और O के करेंगे तो वो होगा क्या I होगा, या 0 O 0 0 है तो 0 0 उल्टा 1 1 क्या है, और D के जो उल्टा होगा वो W होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा T11W C हो जाएगा। नेक्स्ट ये 39 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त ज्ञात करें, दिए गए में से लुप्त ज्ञात करें क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका लुप्त संख्या किस तरह लिखा गया है। 12 के स्क्वायर प्लस -8 के स्क्वायर करेंगे तब हमारा निकल के 80 आएगा। उसी तरह 16 के स्क्वायर -7 के स्क्वायर करेंगे तो 207 आएगा। तो 25 के स्क्वायर -21 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 184 आएगा, आंसर हो जाएगा C।